आजकल हालात ठीक नहीं है, बड़ी एहतियात से बात करनी है। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि बहुत ज़्यादा बोलते हो तुम, कम बोला करो। मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसा महसूस होता है कि मैं फटा ढोल हूँ, लूज कैनन हूँ, लेकिन यकीन करो हर चीज़ बड़ी माप तोल के बोलता हूँ मैं। और इस वजह से बोलता हूँ माप तोल के क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पलड़ा किसी तरफ भी भारी हो सकता है, लेकिन जाहिर बात है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमेशा बना के चलनी पड़ती है, क्योंकि वो इक्तदार पर हावी रहते हैं या इक्तदार पर उनका असर अपनी जगह बरकरार रहता है। उनसे भी बनाकर चलता हूँ, किसी से बिगाड़ता नहीं हूँ, बड़ी एहतियात से चलता हूँ, फिसलन में तो पैर रखता ही नहीं, बचता हूँ उससे। इसके अलावा बात कुछ ऐसी है कि तो मईशत का प्रोग्राम है, अगर किसी वजह से मुकामी हालात या बैनुल अक़वामी हालात की वजह से सियासत पर बात करनी भी पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नौयत की होती है, जिसके माने ये होते हैं कि उसमें साइड टेकिंग तो हो नहीं सकती। और ये तो मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूँ कि चाहे नॉन लीग हो, पीपल पार्टी हो या फिर पीटीआई हो, सब रिवायती सियासतदान हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मुझे बड़ी उम्मीद थी, तवक्को थी कि ये हुकूमत जब आएगी तो ये जो माजी से एक रिवायत चली हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, अब तामीरी सियासत होगी। लेकिन मुझे अब यकीन आ चुका है कि ये सारी सियासी जमातें जो हैं ये ए, बी और सी हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर लें, नतीजा वही निकलेगा। तो मसला हम असल में उसकी संजीदगी को समझ नहीं पाते। अच्छा, अगर कल को लोग बोल रहे हैं कि जी इस सियासी कशीदगी की वजह से हुकूमत हट भी जाती है, अच्छा हट जाती है तो क्या होगा? पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? नहीं होगा ना। वो नए आने वाले ये कहेंगे कि पिछले वाले महंगा कर गए थे, अब इस मुसीबत को ठीक करते करते, इस परेशानी को ठीक करते करते वक्त लग जाएगा। और अगर बिलफर्ज या जो आप अदम एतमाद की तहरीक है ये नाकाम हो जाती है और यही हुकूमत कंटिन्यू करती है तो भी यही चीज़ें होंगी, महंगाई अपनी जगह रहेगी, डॉलर की कदर में भी इजाफा होगा, मुल्क की माशी मसाइल में इजाफा होगा, वगैरह 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 वगैरह। यानी एक से दूसरा कहाँ से बेहतर होगा ये मुझे पता नहीं। बैनुल अक़वामी हालात, देखो बैनुल अक़वामी हालात तब्दील हो रहे हैं। इंटरनेशनल जो आप समझें कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें कलीदी किरदार वेस्ट का होता है, वेस्ट की जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनका होता है, उनका अपना एक विजन है। दूसरी तरफ रूस है जो कि एक सोया भालू है, स्लीपिंग बियर, लेकिन अब उसने अपनी आंखें खोल ली हैं। आपको पता है ना कि बियर जो है वो हाइबरनेट करता है। हाइबरनेट के माने ये होते हैं कि सर्दियों में वो सो जाता है और हसास नहीं रहता, नींद में रहता है, अपनी खुराक थोड़ी थोड़ी खाता रहता है, जो मौसम में उसने खा ली थी उसी पे गुजारा करता है। उसके जिस्म पे चढ़ा चरबा उसकी जो है वो किसी न किसी तरीके से मदद करता रहता है। जब मौसम ठीक होता है तो दोबारा से बाहर निकल आता है। यही जो है वो अब आप देखिए तो रूस के हालात हैं। वो भी इस वक्त एक सोते भालू को जाग आई तो उसने यूक्रेन पे हाथ मार दिया। इससे पहले क्राइमिया के ऊपर भी वो काबिज हो चुके हैं। तो ये मामलात हैं। अब इसमें होगा क्या? तेल की कीमत ऊपर जाएगी, 1, 2, बैनुल अक़वामी सतह पर जब तेल की कीमत ऊपर जाएगी तो कमोडिटीज़ की कीमत भी ऊपर जाएगी, यानी वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी तो यहाँ पे डॉलर भी बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है, डबल जेपटी होगी। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। मज़ीद से तवालत नहीं देता गुफ्तगू को, उनकी जानिब जाता हूँ। जनाब ज़फ़र पराचा साहब फ़ॉरेन एक्सचेंज के बिज़नेस से मुंसलिक भी हैं, इस चीज़ पे महारत भी रखते हैं और मामलात को बड़ी बारीकी से देख भी रहे हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में ज़फ़र पराचा साहब। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र पराचा साहब, $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि डॉलर की कदर के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा होगा। बैंकर भी इस बारे में बातें कर रहे हैं, आम कारोबारी शख्स भी बातें कर रहा है। आप इस कारोबार से मुंसलिक हैं, आप क्या कहते हैं? जी देखिए जनाब, बात यह है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल हालात चेंज हुए हैं, ख़ास तौर पे यूक्रेन और रशिया के ना, उससे तो लगता है कि डॉलर हमारे यहाँ और ऊपर जाएगा जी। क्योंकि अगर हम ये देखें कि ऑयल प्राइस भी जो है वो $130 के करीब चली गई है और उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें भी जो है ना उनके भी दाम बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो पहले ही काफ़ी बढ़ा हुआ है।
अब मज़ीद वो ऊपर की तरफ और बढ़ने की तरफ जा रहा है। हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी असर आ सकता है, क्योंकि इस वक्त हम बीच दोराहे में खड़े हैं। इस एक तरफ यूरोप है, दूसरी तरफ रशिया है। तो जैसा कि कल हमने देखा कि यूरोपियंस ने डिमांड की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप ये बताइए आप किसके साथ हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई क्या हमसे आपने और मुल्कों से भी ये सवाल किया है। तो इस वक्त जो हमारी पॉलिसी है फ़िलहाल जो न्यूट्रल नज़र आ रही है, अगर वो न्यूट्रल रहे तो बेहतर है, लेकिन हमारे मईशत के ऊपर इसके असरात ज़रूर आएंगे। अगर हम न्यूट्रल रहें या लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे जाएं, दोनों सूरतों में हमारी मईशत के ऊपर असरात इसके आएंगे और हमारे रुपए पे दबाव रहेगा, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और खुदा ना करे हमारी एक्सपोर्ट भी कम हो सकती है। तो ऐसे लम्हे ऐसे वक्त के ऊपर हमको बहुत संभल के कदम चलाने हैं, न्यूट्रल भी रहना है और इस मौके से जो हम बेहतरीन कोई डील हासिल कर सकते हैं वो भी हमको करनी चाहिए। अच्छा जफर पराचा साहब, एक चीज़ पे आपकी वजाहत चाहता हूँ। देखिए, आप जब भी प्रोग्राम में आते हैं आप कहते हैं कि मुल्की माशी मामलात के लिए बेहतरी ये है कि हम एक्सपोर्ट में इजाफा करें। बात यह है कि एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा चंक हमारा जो है वो वेस्ट में जाता है, यूएस जाता है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जाता है। वज़ीर आज़म साहब, फाजिल वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि मैं उनकी बात क्यों मानूं। सर, वो कस्टमर है पाकिस्तान के, आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट वहाँ जा रही है, आप उनकी बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं समझा नहीं मतलब बात। ये तो एक रिवायती तौर पर आजकल की कारोबारी दुनिया के अंदर एक तरीकाकार है कि जो आपका ग्राहक है, जो आपका ग्राहक है, उसकी बात आप मानते हैं। बल्कि मैंने तो सुना था कस्टमर इज ऑलवेज राइट। क्या कहते हैं आप? तो कस्टमर कह रहा है उसकी बात माने। देखिए सर, बात यह है, यहाँ पे दो बातें हैं। एक कस्टमर इज ऑलवेज राइट और एक दूसरी बात यह आपके मुल्क की बका और सर्वाइवल का मामला है। जी सर। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक आपकी खारजा पॉलिसी है और एक आपकी माशी पॉलिसी है। तो कस्टमर के लिए हम अपने मुल्क को, उसके दिफा को या अपने न्यूक्लियर चीज़ों को दांव पे नहीं लगा सकते, चाहे वो कस्टमर वेस्ट हो चाहे वो रशिया हो। तो वो ये एक अलग चीज़ है। जैसे कि मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे आपका बिजनेस है, बिजनेस आपका अलग है, वो ऑफिस या आपके शोरूम तक है, फैक्ट्री तक है, और आपका जो घर है वो घर है। तो आप अपने कस्टमर को अपने घर में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उसके कहने पे अपनी पॉलिसीज नहीं बना सकते। गहरी बात है। थोड़ी सी जो हमने समअप करने की कोशिश की कि बैनुल-अक़वामी हालात की वजह से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, फिर मुल्क की सियासत के मुतालिक तो अभी बात नहीं हुई, लेकिन मैं अभी ज़फ़र साहब को इन्वॉल्व करूँगा। लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए पस मंज़र पेश करूँ। मैं तमहीद में भी ये बात कह रहा था कि अगर ये मौजूदा हुकूमत चली भी जाती है तो क्या पाकिस्तान के माशी हालात ठीक हो जाएंगे? क्या IMF की ग़ुलामी ख़त्म हो जाएगी? क्या पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनके अंदर खातिर खा इजाफा हो जाएगा? नहीं। इसके लिए कंटिन्यूसली थिंक टैंक चाहिए। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर जितने मोतबर अफराद हैं, जिन्हें दुनियावी ताकत मिली हुई है, वो इस प्रोग्राम को बड़े गौर से नोट करें। बिलखुसूस हमारे यहाँ जो इदारे हैं और इदारों के अलावा जो हसासियत रखने वाले हैं वो भी इस मामले को ज़रा गौर से देखें। देखिए, कंटिन्यूटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाक स्टडीज़ के अंदर लिखी हुई फजूल बातें अगर हम उन पर यकीन करते रहेंगे तो हमारे मुल्क का माशी मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर जो नॉनसेंस लिखी हुई है कि हम वसाइल से माला माल हैं, ये टोटल नॉनसेंस है, फजूलियात है। पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद नहीं हैं, पाकिस्तान के पास वसाइल की किल्लत है और इसकी वजह से हम अपने मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर पा रहे और इसके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब मैं ज़फ़र पराचा साहब आपकी जानिब आऊँगा। ये मुख्तसर सी मैंने एक बात की लुकमे के तौर पर, लेकिन इस पर डिस्कशन बाद में करते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त मौजूदा तौर पर जो सियासी कशीदगी मुल्क में पाई जा रही, इसकी वजह से जो सरमायाकार हैं बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए हैं और मोहतात होने की वजह से उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर भी एहतियात शुरू कर दी है और रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर भी पैसे थोड़े से टाइट कर लिए हैं। अब वो सोचते हैं कि डॉलर की जानिब वो राग़िब हो जाएं। तमाम गुफ्तगू आजकल डॉलर के इर्द गिर्द हो रही है। लोग सवालात यही कर रहे हैं कि डॉलर कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एक, लेकिन ये कि मसले हुकूमत के अपने हैं, सियासी मसले अपने हैं, लेकिन वो आएंगे एक्सचेंज कंपनियों के पीछे, इल्ज़ाम आप पे दे देंगे, बोलेंगे डॉलर बढ़ गया, एक्सचेंज कंपनियां जिम्मेदार हैं। ये मेरी समझ से बालातर है। मतलब मामलात IMF के साथ तय हो रहे हैं,
और गर्दन आप लोगों की पतली है, आप लोगों को पकड़ते हैं। ये मुझे आज तक समझ में, मुझे समझाएं क्यों। देखिए जनाब, बात यह है कि इस मुल्क में हमारे ऐसे जिसकी गर्दन पतली हो उसको पकड़ा जाता है जी। जो सबसे कमज़ोर है, मुज़ाहमत नहीं कर सकता या उसकी कोई पावर नहीं है, तो उसको पकड़ा जाता है। जबकि ऊपर के लोग जो मेन करता धरते हैं, जो इन चीज़ों के ज़िम्मेदार होते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता। जैसे कि हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि एहतसाब का शोर चल रहा है, नैब चल रही है, लेकिन किसी से कोई रिकवरी नहीं हुई और अब वही लोग हीरो बन के हमारे कौमी सियासत के ऊपर छाए हुए हैं। बिल्कुल। तो आपने जैसा फरमाया कि अगर क्या हुकूमत बदल जाए तो क्या हालात ठीक हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि हालात और ख़राब होंगे। क्योंकि हम यही देखते आ रहे हैं कि जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए बुरा होता रहा है और उन सियासी लोगों के लिए या जो हमारे यहाँ माफियाज हैं, वो दिन ब दिन उनके लिए हर आने वाला दिन अच्छा होता रहा है। और जब तक कि आप अपने मुल्क में करप्शन नहीं ख़त्म करेंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, तो ये हालात ठीक नहीं होंगे। अच्छा जफर जहाँ राजा तक साहब, यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आपने कहा घर कारोबार को अलहदा रखना है, घर ऑफिस को, और इसी उसूल को सामने रखते हुए मौजूदा हालात के अंदर भी हर पाकिस्तानी को घर को और अपने कारोबार को थोड़ा सा अलहदा रख के, यानी अपने कारोबारी मुफादात और अपने मुल्क के मुफादात को सामने रखते हुए काम करना है। तो मुझे ये बताइए, अगर इमरान खान साहब इस वक्त माफियाज के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो वो उनके लिए बेहतर होगा, या वो माफियाज के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते और वो कहते हैं कि साहब कुछ भी हो, चाहे हुकूमत जाए, माफियाज के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। अभी तक इमरान खान साहब की ये अप्रोच है, वो कह रहे हैं मैं माफियाज के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, अगर जाना भी पड़ गया तो चला जाऊंगा, लेकिन माफियाज के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। आपको पता है, आपने भी तरीके से उन लोगों का जिक्र किया है, मैं नाम किसी का भी कभी नहीं लेता। तो मुझे ये बताइएगा, क्या कंप्रोमाइज़ कर ली जाए वो मुल्क के मईशत के लिए बेहतर होगी, या कंप्रोमाइज़ ना की जाए वो मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होगी? क्या कहते हैं आप? देखिए जनाब, जहाँ तक माफियाज की बात है, तो जो हमें बज़ाहिर नज़र आता है कि वो पिछली गवर्नमेंट के साथ भी थे और इनके साथ भी हैं। और जो चीज़ें हैं, अगर इमरान खान साहब अकेले ठीक हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो इनके साथी हैं, चाहे चीनी हो, गंदम हो, गैस हो, चाहे ज़फ़र मिर्ज़ा हो, चाहे नदीम जो थे गैस वाले बाबर साहब वो हों, तो वो भी तो इसी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग जिनकी वजारतें चेंज कर दी गई, कपड़े बदल दिए गए, तो वो अभी भी हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि वो कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ है जो ये नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ तो नज़र आ रहा है। अब बाकी रही बात कि पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात यहाँ नज़र आ रही है कि जी अलीम खान पसंद नहीं है या जहांगीर तरीन की कोई बात बुरी लग गई है तो दीगर बात है, नहीं तो उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ सबसे बड़ा ये है कि वो आराम से खा पी रहे हैं, घूम घाम रहे हैं, उनसे कोई रिकवरी नहीं हुई जो आवाम की जेबों पर डाका डाला। तो मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, चाहे ये कॉम्प्रोमाइज़ करें या ना करें। आवाम के लिए जो है ना कुछ अगर बेहतरी हो, मुल्क के लिए कोई बेहतरी हो तो बात है। जैसे कि आपने पहले एक बात की वसाइल की, देखिए वसाइल से तो हम सेल्फ सफिशेंट हैं इस वक्त। हमारा जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड रेवेन्यू है। अगर उसके अंदर करप्शन ना हो, ये जो मुख्तलिफ कंपनीज बन गई हैं गवर्नमेंट की, कंसल्टेंट्स आ गए हैं, आपके वाइस चांसलर्स जो है ना आके लग जाते हैं सियासी तौर पे, लोग मुख्तलिफ जगह कोई 60 लाख ले रहा है, कोई 80 लाख ले रहा है, कोई करोड़ ले रहा है। जैसे एक हमारे पहले एक टीवी के हमारे उस्ताद भी रहे हैं, उन्होंने जनाब पता नहीं कितने लाख की लस्सियाँ पी गए वो, और वो मज़ीद बर्बाद कर गए। तो इस तरह के अगर मामला चलते रहेंगे तो अगर आपका रेवेन्यू दुगना तिगना चौगना भी हो जाएगा तो कोई उसमें आपकी बेहतरी नज़र नहीं आ रही। और आवाम भी बददिल होती जा रही है टैक्स दे दे के। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं। ख़ास तौर पे जो 17% सेल टैक्स लगा है, ये सारा, इसमें से तकरीबन 70-80% चोरी हो रहा है। कुछ जो आपके जो इसको कलेक्ट करने वाले खा जाते हैं, कुछ जो सरकारी लोग हैं वो मिलजुल के खा जाते हैं। तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, अगर हम लीकेजेस बंद नहीं करेंगे तो खुदा ना करे हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और अगर आप ये किसी को लॉलीपॉप दे दें, एहसास प्रोग्राम, राशन 1000 रुपये कम ले लो, ये ले लो, तो भाई आप ओवरऑल चीज़ें सस्ती करें ना, सबको
महंगी क्यों करते हैं, टैक्स क्यों लगाते हैं इजाफी, और वो लेके इधर उधर अल्लाह तल्ला में और खर्च वोट हो तो रहा है। मिडिल क्लास ने दिया है पीटीआई को, मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा। वोट मिडिल क्लास ने पीटीआई को दिया है। वजीर आजम इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, अगर वो इस्लामाबाद में नोट्स ले रहे हैं तो वो ये नोट्स लें, शाम में पुटअप करें वजीर आजम इमरान खान साहब को। सर आपको ये एहसास प्रोग्राम वालों ने वोट नहीं दिया, मतलब उनका एहसास हमें ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आपको मिडिल क्लास ने दिया है। तो अगर आप सियासत करना चाह रहे हैं तो आप याद रखें कि आपको पढ़ी लिखी अर्बन पॉपुलेशन ने बहुत ज्यादा वोट दिए हैं। कराची ने आपको बहुत वोट दिया है, लाहौर ने आपको वोट दिया है, फैसलाबाद ने आपको वोट दिया है, मेरे शहर सियालकोट ने भी थोड़ा बहुत वोट आपको दिया है, सरगोधा ने भी थोड़ा बहुत वोट आपको दिया है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि सेंट्रल पंजाब के अंदर जो बड़े बेस्टियंस ऑफ पावर हैं उन्होंने आपको वोट दिया है। तो सर वो तो मिडिल क्लास लोग हैं, आप मतलब समझ नहीं रहे। BBISP को वो जो है ना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप एहसास कहकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो शायद आपको वोट ना दें। ये वही वाली बात हो जाएगी कि लैपटॉप नवाज दा वोट इमरान दा। वो जो पहले लैपटॉप वो उनको देते रहे और पता लगा कि वो वोट लैपटॉप वालों ने सबने इमरान खान साहब को दे दिए। तो जफर पराचा साहब वहां जो टेक्निकल मिस्टेक हुई थी वही टेक्निकल मिस्टेक ये यहाँ कर रहे हैं सियासी तौर पे। सॉरी, वैसे मतलब सही काम कर रहे हैं लेकिन सियासी तौर पे गलती कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए सर, बात यह है कि हमको अपने इदारे मजबूत करने पड़ेंगे। जो हमारे इदारे हैं उनके अंदर आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। ये जो नए नए प्रोग्राम लेके और आवाम को लाइनों में लगा के इंगेज करने की पॉलिसी है सियासतदानों की, चाहे ये हुकूमत हो चाहे पिछली हो, कि जी अब ये प्रोग्राम आ गया, अब ये आ गया, नई नई प्रोडक्ट ला के लोगों को बेचने की कोशिश करना और उनको इंगेज करना, दूसरे लफ्ज़ों में आसान लफ्ज़ों में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। तो ये ख़त्म करना पड़ेगा। आपको अपने इदारे सबकी पॉलिसीज़ ठीक करनी पड़ेंगी ताकि जो भी कोई हो वो अपने कंप्यूटर पे बैठे और अपने आपको अप्लाई करे, उसको मालूम हो। ये तो आपने आवाम को जलील करने के लिए, सड़कों पे धक्के खाने के लिए और एक अलग क्लास बनाने के लिए कि ये गरीब तबका है, महरूम तबका है, तो वो भी एक कोई अच्छा फील नहीं करते। लेकिन वो महरूम तबका मतलब डेफिनेटली दे आर डिजर्विंग, लेकिन पॉलिटिकली देखो जफर पराचा साहब, आपको इन चीज़ों का पता है। सियासत तो फिर सियासत ही है ना, और वोट बैंक को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। ये लोग जिन लोगों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ये वजीर आज़म इमरान खान साहब को वोट नहीं देंगे। मिडिल क्लास पढ़ी लिखी आवाम ने ही वोट दिया था, और अगर कल देगी तो वो हम ही देंगे, क्योंकि वो लोग तो एकदम जस्ट लाइक अ JKT एंड अलीम खान, जो कि अच्छे लोग होंगे। आई डोंट नो, मुझे JKT पसंद है और अलीम खान साहब को मैं जानता नहीं हूँ। वो भी आजकल तो मीडिया मोगल बन गए, आपको पता है। ही इज मीडिया मोगल ना हो, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल भाई उनके मुतालिक बात करते हुए। जनाब, हमारे मुल्क के अंदर टॉप टू बॉटम दुनियावी तौर पे सब लोग परेशान हैं, और उन्होंने यही कहा कि अवाम के लिए जो चीज़ें अच्छी रहेंगी वो बेहतर होंगी, और अवाम के अंदर मेरे ख्याल से तकरीबन सारे तबकात ही शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो बासर लोग हैं उनकी तादाद बहुत ही कम है, और जो बासर लोग हैं उनकी पाँचों उंगलियाँ सर कढ़ाई में रहती हैं इस मुल्क के अंदर, तो वो ज़्यादा बेचैन नहीं होते। अब बात ये जफर पराचा साहब, फिर वो $1 बिलियन क्वेश्चन रुक ना जाए, कहीं रह ना जाए, क्योंकि वो मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि साहब आप वो सवाल ज़रूर जफर पराचा साहब से पूछें कि डॉलर की कदर को कहाँ देखते हैं अगर हालात ख़राब होते हैं। इस सिलसिले में क्या आसाराई बहुत ज़्यादा हो रही है? क्या मार्केट में ये देखने में आ रहा है कि आम लोग डॉलर ख़रीद रहे हैं? जी देखिए जनाब, बात यह है कि डॉलर की कीमत तो मुझे आगे लगती है, रुपया कमज़ोर लगता है जी, क्योंकि ये जो मौजूदा आपका बरामदी बिल बढ़ गया है, ऑयल की प्राइस बढ़ गई हैं, और दूसरी जो कमोडिटीज़ हैं वो महंगी हो गई हैं। जहाँ तक बात है डॉलर ख़रीदने की आवाम की, क्योंकि अब जो नए क़वानीन हैं उसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अंदर हमारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारे मार्केट के अंदर, फॉर्मल मार्केट के अंदर डिमांड डॉलर की नहीं है, बल्कि हम लोग इंटर बैंक मार्केट में ज़्यादा सेल कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सिस्टम से पैसा निकल के हमारे ग्रे मार्केट में चला गया, और ग्रे मार्केट जो है वो ज़्यादा डेवलप हो गई है। पहले हमारे यहाँ 2 मार्केट्स थी, एक हुंडी हवाले की और एक ओपन मार्केट जो हमारे पास थी। अब हमारे पास ओपन मार्केट के अंदर भी 2 मार्केटें बन गई हैं, एक ऑफिशियल जो कैश करेंसी की मार्केट है, एक अनऑफिशियल, और उसके अंदर 3-4 रुपए ज़्यादा 5 रुपए चल रहे हैं। तो जो लोग हमारे पास डॉलर्स देने आते थे या अदर करेंसी,
वो भी अब ग्रे मार्केट में जा रहे हैं। तो इसको भी हमें देखना होगा कि जो हमने इतनी मेहनत करके पैसा सिस्टम में लाए थे वो सिस्टम से बाहर जाना शुरू हो गया है। गो के स्टेट बैंक के इक़दाम बर वक्त और सही हैं ओवरऑल, और स्टेट बैंक बड़ा विजिलेंट नज़र आता है, और लेकिन उनको इसके साथ साथ हमारे मुल्क की हालात और जो हमारी ट्रेडिशंस हैं उसके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो वो सिस्टम लेके आ रहे हैं वो सिस्टम यहाँ मैच नहीं करता। यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड 100% नहीं है, जो कि हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन जो है या डॉक्यूमेंटेड जो पैसा है वो 25 से 30% है, बाकी वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो उसके ऊपर भी स्टेट बैंक को नज़र रखनी होगी कि हमारा ज़्यादा पैसा और ज़्यादा हमारी इकनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड की तरफ ना चली जाए। अच्छा, इसमें मैं 2-3 चीज़ों की आपसे वजाहत चाहता हूँ। नंबर 1, अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या कोई भी बाहर है वो पाकिस्तान पैसे भेजता है, अब भी क्या उससे सोर्स नहीं पूछी जाती जैसे पहले नहीं पूछी जाती थी, या अब कवानीन तब्दील हो गए? नहीं, देखिए जनाब, उससे सोर्स पूछी जाती है। ठीक है। हम इस मामले में दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बहुत आगे हैं। हम उससे सोर्स भी पूछते हैं भेजने के ऊपर भी, और उससे सारी डॉक्यूमेंटेशन भी लेते हैं और उसकी स्क्रीनिंग भी करते हैं। अच्छा, दैट इज इवन इफ दे सेंड $1, अगर वो कम से कम भी भेजें तो भी हम पूछते हैं? तो भी ईच एंड एवरी डॉलर, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है, जिसके अंदर फटाफ की जो पॉलिसीज़ के तहत प्लस जो वर्ल्ड वाइड ब्लैक लिस्ट लोग हैं जिनकी तादाद तकरीबन 70-80 हज़ार ये लाखों में है। फिर हमारा एक नेक्टा की लिस्ट अलग है, फिर मुख्तलिफ जो हमारे हमको इदारों की तरफ से लिस्ट मिलती है, वो सब हम इंटीग्रेट है हमारा सिस्टम के तो अंदर। कारोबार कैसे करेंगे फिर? कारोबार तो सर चल रहा है, कारोबार तो ठीक मुश्किल है, यानी इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग नाउ टू डू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। जी, थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिसकी गर्दन पतली है उसको पकड़ते हैं, गवर्नमेंट ने ज़्यादा इस कारोबार को पकड़ लिया है, क्योंकि ये जो डॉलर्स हैं ये हम गवर्नमेंट से नहीं लेते, किसी इदारे से नहीं लेते, हम आवाम से लेते हैं, आवाम को बेचते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो एक्यूजेशन कभी कभार कहते हैं कि जी डॉलर होर्डिंग हो गई है, तो कैन यू होर्ड डॉलर्स नाउ or no? Do you have to give a daily compliance report to State Bank stating how many dollars you have, how many you sold, how many you bought? Is it correct? जी, बात यह है, होर्डिंग वाली बात बिल्कुल गैर मुनासिब है। हम होर्डिंग नहीं करते, हम फुल रेगुलेटर, हमारा जो है हम फुल रेगुलराइज हैं। हमारा को स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी दी हुई है, एक कानून बनाया हुआ है कि आप इतने % अपने कैपिटल का रख सकते हैं और इतना नहीं रख सकते, तो हम उसके अंदर होर्डिंग कर ही नहीं सकते, और अगर ज़्यादा होता है तो हम उसको ओवरनाइट बेच के जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको एक हमारे पास अनलिमिटेड स्टॉक की तरह हम ओवर बाय कर लें या बैंक लोन ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो अपना कैपिटल है उसका 50% रख सकते हैं, और उसी के अंदर रहते हुए फॉरेन एक्सचेंज रख सकते हैं, उसी के अंदर रहते हुए काम करते हैं। तो होर्डिंग हमारे पास नहीं है, कुछ बैंक्स के पास है, कुछ और लोग हैं वो इसको होर्डिंग कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अच्छा ज़फ़र राजा साहब, थोड़ा सा मुझे इस पे वजाहत कीजिएगा कि माजी में एक बात चली थी कि जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं इनको ये ऑप्शन दी जाएगी कि ये भी बाकायदा एक इदारे कायम कर लें, या ये भी बैंक नुमा इदारे कायम कर लें जिनका पर्पस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी ट्रेड फैसिलिटेशन और फॉरेन एक्सचेंज की बाइंग एंड सेलिंग हो, और ये लोग ज़्यादा कन्वीनियंटली ऑपरेट कर सकें, मोर और लेस लाइक कमर्शियल बैंक्स डू व्हेन दे आर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। इस तरह की बात एक ज़माने में निकली थी, तो उस सिलसिले में कोई कोऑपरेशन या पेशरफ्त हुई क्या आप लोगों को इन्हेंस करने के लिए, या आप लोगों के लाइसेंसेस को इन्हेंस करने के लिए कोई काम हुआ है? नहीं, देखिए जी, अभी तक तो कोई बात ज़रूर चली थी, लेकिन इसके ऊपर हमारे जो लाइसेंसेस हैं उनको इन्हांस करने की बात कोई नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त जो आपने बात की कमर्शियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो है उसके लिए बैंक्स के लाइसेंस अलग हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ कुछ डिजिटल लाइसेंसेस भी हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं हमारे यहाँ। तो हाँ, ये एक्सचेंज कंपनीज को जब जितनी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं उसके साथ साथ इनको एवेन्यूज़ और ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि अगर एवेन्यूज़ नहीं देंगे तो हम में से कुछ लोगों को ख़तरा है कि वो इधर उधर दूसरे कामों में ना चले जाएं या वो बंद ना हो जाएं, क्योंकि हमारे एक्सचेंज के साथ लाखों अफराद का रोज़गार वाबस्ता है, और इसकी लाइफ तकरीबन अगर हम देखें तो ये नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुए थे, आज इसकी तकरीबन 30 साल होने को आ रहे हैं इसकी उम्र।
तो बजाय हम आगे जाने के फिल वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से पीछे जा रहे हैं। अच्छा, ये हमने नोट किया है। वैसे ये आपकी इंडस्ट्री के मुतालिक भी मैं इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि एक्सचेंज कंपनीज की भी जो एक तंजीम है उसके अंदर आप अहम ओहदों के ऊपर फाइज रहे भी हैं भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली अब हम देखते हैं कि बिग नेम्स चेंज हो गए हैं जो एक्सचेंज कंपनीज के अंदर हुआ करते थे। पहले जो बिगेस्ट नेम था, बिगेस्ट नेम तो नहीं अल्लाह माफ़ करे, लेकिन सबसे मारूफ जो नाम था वो तो आपको पता है कि वो पूरा फिजल ही हो गया और दे वेंट थ्रू अ वेरी डार्क पैच। जो बाकी भी थे वो भी अब हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन कर लिया। वी सी न्यूअर नेम्स एंड सम पीपल आर स्टिल सस्टेनिंग। तो क्या देखते हैं इसको, एक्सचेंज कंपनीज की जो बिजनेस है उसको कहाँ पे जाता देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि उसको मुनाफा बख्श अगर बनाने के लिए हुकूमत कोई काम करे या उसको बेहतर करने के लिए तो क्या कर सकती है? देखिए जनाब, बात यह है कि इस वक्त जो इस हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं एक्सचेंज कंपनीज के बारे में, तो उससे तो हमको अपना फ्यूचर कोई अच्छा नहीं लगता। और जैसा कि आपने कहा कुछ नाम हट गए हैं तो लोग इसमें से डिसहार्ड होकर बहुत से लोग इससे हट चुके हैं और मज़ीद भी सोच रहे हैं जाने के लिए। अब अगर कोई नए लोग आ जाते हैं थोड़ी, तो पर ये कोई अच्छी बात नहीं है कि पुराने लोग चले जाएं और नए आ जाएं। हाँ, नए ज़रूर आने और इस सेक्टर को फलना फूलना चाहिए। जैसे कि आपने बैंक की बात की, दुनिया में मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, रेमिटर बैंक भी हैं बाहर। हमको एक इजाफी काम दे देना चाहिए। इवन देन जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है उसका भी काम हमको दे देना चाहिए, भले हमारे साथ बैठ के बात करके और हमसे जो कैपिटल वगैरह की रिक्वायरमेंट है, जो भी दीगर शराइत है वो करनी चाहिए। लेकिन एकदम से इस सेक्टर को दबा देना, उससे क्या होगा, हम तो किसी और बिजनेस में चले जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ इस वक्त मुल्क में एक, मैंने पहले जिक्र किया कि एक बहुत बुरी बात चल रही है कि इंडस्ट्रियलिस्ट सारे प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं जी। जिससे एक सेक्टर परवान चढ़ रहा, बाकी सब बैठ रहे हैं। तो हम लोग भी इसी तरह किसी और बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि ये बिजनेस ग्रो करे और डॉक्यूमेंटेड हो और ग्रे मार्केट कम हो, जबकि इस हुकूमत के अंदर ग्रे मार्केट बहुत परवान चढ़ी है जी। तो इसको भी देखना होगा कि ये ग्रे मार्केट कम हो और हमको मुख्तलिफ एवेन्यूज़ दिए जाएं ताकि हम लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी दे सके और ज़्यादा रोज़गार दे सके और हुकूमत को मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे सके। क्योंकि पिछले साल हमने तकरीबन $6.5 बिलियन दिए हैं और इन सख्तियों से पहले, इन नए क़वानीन से पहले। अब देखिए इन क़वानीन का क्या असर आता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे इसके अंदर। बड़ी अहम बात आपने की है और आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप प्रोग्राम के अंदर आज हमारे साथ शामिल। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।